गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत मेहनत से हम आप सबके सामने कहानी प्रस्तुत करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कहानी शुरू। नंद ना हुई, हमारे सर की मुसीबत हो गई है। सुना था लोगों को कहते हुए कि शादी के बाद बहन की जिम्मेदारियां से माँ बाप और भाई मुक्त हो जाते हैं, पर हमारी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ। हम तो उनमें से नहीं निकले। होते होंगे कुछ भाग्यशाली जो बहन को विदा करने के बाद निश्चिंत होकर जीते होंगे। रमेश अपने छोटे भाई सुरेश से कहता है। सुरेश बोला, सच कहते हैं भैया, हर समय दिमाग में लगा रहता है कि ना जाने कब नेहा आ धमकेगी और अपना हिस्सा मांगने लगेगी। बहन न हुई है, ये हमारे सर पर लटकी हुई तलवार हो गई है। फालतू में दुनिया भाभी को बदनाम करती है। यहाँ तो हम ही अपनी बहन से डर रहे हैं। सोमवार का दिन था और सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन आज दोनों भाई घर पर बैठे थे। दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। उनकी चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। तभी चाय देने आई सुरेश की पत्नी रेखा। उनकी बातें सुनकर अपनी जेठानी बबीता के पास गई और उससे बोली, भाभी, ओ भाभी, कुछ सुना आपने? बबीता बोली, अब जब तक बताओगी नहीं कैसे सुनूंगी। अब तुम्हारी तरह मैं इतनी फ्री तो नहीं हूँ कि इधर उधर की बातें सुनती रहूं। तुम ही बता दो क्या बात है। रेखा बोली, मैं भाई साहब और उनके बातें करते सुनी कि आज नेहा आ रही है। बबीता बोली, क्या? ज़रूर तुमसे तुमसे सुनने में कोई गलती हुई होगी। वो फिर से आ रही है? अभी पिछले महीने तो आकर गई थी। तभी मैं कहूँ, आज ये दोनों भाई घर पर क्यों बैठे हैं, काम पर नहीं गए? रेखा बोली, राम ही जाने, मैं तो भैया को इनसे कहते सुनी कि नेहा आ रही है तो घर पर ही रहना। उसने कहा ज़रूरी काम है उसे। बबीता बोली, ऐसा क्या काम है आन पड़ी जो इतनी जल्दी जल्दी दोबारा आ रही है? रेखा बोली, और क्या ही काम होगा, ज़रूर बाबूजी की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आ रही होगी। आप ये सोचिए, और किस लिए आएगी? पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी खत्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यहीं थे, लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी ही। आखिर कितने दिन अच्छी बेटी होने का दिखावा करेगी। दोनों देवरानी जिठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती कर रही थी कि तभी उनकी सास मनोरमा जी रसोई में आ गईं, जिन्हें देखकर दोनों चुप हो गईं। रेखा झट से बोली, क्या बात है माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? जब कुछ काम बोलो तो आपके हाथ पैर में दर्द होता है। एक घर का काम आपसे होता नहीं और अभी रसोई में झांकने आ गई हैं। कुछ चाहिए था? मनोरमा जी सकपकाते हुए बोली, हाँ बहू, मुझे प्यास लगी थी, पानी की बोतल दे दो। रेखा मुंह बनाते हुए पानी की बोतल उनको पकड़ाई और बोली, या लो, कान लगाकर बातें सुनने की बुढ़ापे में आदत हो गई है ना, उसे सुधार लो, वरना वह दिन दूर नहीं जब आप भी इस दरवाजे के बाहर देखोगी और जो खड़ी क्यों हूँ। जाओ। वो वहां से चुपचाप चली गई। मनोरमा जी के जाते ही रेखा बोली, देखा भाभी, पानी की जरूरत होती तो हमें ना कहती। देख लो, चोरी छुपे हमारी बातें सुनी होगी। ये माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। दोनों देवरानी जेठानी की पंचायती बदसूरत जारी थी कि इतने में बबूले जेठानी का बेटा ने आकर बताया, नेहा बुआ आई है। बबीता बोली, ये लो, आ गई महारानी, तैयार हो जाओ अब उनकी सेवा और चाकरी के लिए, क्योंकि अब तो वह यहाँ एक गिलास पानी भी नहीं उठाएगी। अपने घर की महारानी जो बन गई है। आज तक क्या ही किया है इन दोनों माँ बेटी ने हमारे लिए, बस हमसे करवाना जानती हैं। रेखा बोली, एक तो सेवा करो, ऊपर से इन्हें हिस्सा भी चाहिए। मेरा बस चले तो छोटी पढ़कर दोनों को घर से बाहर निकाल दो। बबीता बोली, ध्यान रखना, एक पल के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना, वरना न जाने क्या माँ जी के साथ बैठकर गुपशुप शिखा बुद्धि करेगी और क्या ही मांग लेगी। दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो रेखा नेहा अकेले ही आई है। विजय जी नंदोई साथ नहीं आए हैं। नेहा मनोहर बाबू और कमला जी की बेटी दोनों भाइयों में छोटी थी, पर सबकी लाडली थी। पर वो लाड और प्यार तब तक ही था जब तक
उस घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भाई और भाभी पर नहीं आई थी। उसके बाद तो उसकी जो हालत हुई वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। जब तक मनोहर बाबू ठीक थे, दोनों भाइयों की पूरी शिक्षा होने के बाद दोनों के विवाह भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई। मनोहर बाबू और कमला जी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाई थी। जब दोनों भाइयों की शादी हुई और घर में भाभियां आई, उस समय नेहा पढ़ रही थी। दोनों इतने प्यार से मुझसे बातें करती थी मानो ननद नहीं बहन हो। जब ग्रेजुएशन का पहला साल चल रहा था, नेहा खूब मेहनत में लगी थी। तभी अचानक मनोहर जी को लकवा मार गया, जिसके कारण घर की पूरी भाग दौड़ भाई और भाभीियों के हाथ में सौंप दी गई। फिर क्या था, कमला जी से बर्तन और कपड़े करवाने जाने लगे। बेटा कहता था, मन थोड़ी बहुत अगर घर की मदद नहीं करोगी तो बाबूजी की दवाइयाँ लाने में हमें परेशानी हो जाएगी, या तो घर के काम के बदले तुम तीनों के लिए खाना और दवाई आएगी, या फिर काम वाली रखी जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कमला जी भी इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ बोल सके, आखिर उनकी चलती ही कहाँ थी। अब पति तो उनके पीठ पर खड़े होने लायक नहीं थे, तो वो बेचारी उनकी दवाई और अपना पेट भरने के लिए घर में नौकरियों की तरह काम करने लगी। कितने पर भी दोनों बहू को संतोष न हुआ तो उन दोनों ने नेहा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। माँ बाप की स्थिति क्या खराब हुई, उसके बाद तो उन्होंने नेहा की पढ़ाई भी रुकवा दी। नेहा की हालत नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। दोनों भाभी उसे दिन भर काम में लगाए रखती थी, न खाना खाने को ढंग से देती थी, न ही ढंग कपड़े पहनने देती थी। एक दिन कमला जी ने देखा कि रेखा पूरे घर के कपड़े नेहा से धुलवा रही है और एक कपड़े का दाग नहीं छूट रहा है, तो नेहा की चोटी पकड़कर बोली, पूरे दिन खाकर चौड़ी हुई जा रही है और तुझसे कपड़े नहीं धुलते हैं। अगर ढंग से काम नहीं होता है तो चलती बन, से काम नहीं किया है तो तेरे साथ तेरे माँ बाप को भी भूखा रखेंगे। अब जल्दी से कपड़े धो और रसोई साफ कर। बेचारी माँ बाप के सामने रोती भी नहीं थी कि उन्हें बुरा ना लगे, पर माता पिता का दिल पल पल लाडली बेटी को रोता था, लेकिन वो मजबूर थे। एक दिन पड़ोस की कोई औरत कमला जी से मिलने आई और तो बबीता के सामने बोली, बबीता बहू, अब तुम्हारी ननद जवान हो गई है, कब तक इसे घर के काम करवाओगी? अब इसके हाथ भी पीले करने की सोचो। बबीता बोली, चाची, हमें अपनी ननद घर में बुरी नहीं लग रही है, आप लोगों को कितनी अखर रही है। हम अब हमारे कंधे पर एक नहीं बल्कि तीन तीन बोझ की गठरी रखी हुई है। अब किस किस का बोझ हल्का करें? ननद का बोझ तो हम हल्का कर लेंगे, पर न जाने भगवान और दोनों बोझ को कब उतारेंगे। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बेचारी पड़ोसन बबीता की बात सुनकर हैरान रह गई, चुपचाप वहां से चली गई। अब जवान बहन के लिए तो लोग 10 बात बोलेंगे ही, यह सोचकर कहेंगे, इसलिए दोनों भाइयों ने बहन की मजबूरी में शादी करने की सोची। नहीं तो मुफ्त की नौकरानी किसे बुरी लगती है। रिश्तेदारों के सामने पैसों का रोना रोकर दोनों भाइयों ने नेहा सामूहिक सम्मेलन में विवाह करवा दिया। यहाँ तक कि लड़का भी अपनी बराबरी का देखने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही अपनी माँ से राय मशवरा लिया। नेहा से 10 साल बड़े लड़के से उसकी शादी करा दी। ऐसा नहीं था कि आर्थिक स्थिति उनकी गिर चुकी थी। बड़ा भाई जहाँ पिताजी के जमे जमाए व्यापार को संभाल रहा था, वहीं छोटा भाई एक कॉलेज में प्रोफेसर, पर लालच ने हर रिश्ते की गरिमा तोड़ दिया। वो कहते हैं ना, जब किस्मत अच्छी हो तो बुरा चाहने वालों को भी कुछ नहीं चलती। नेहा की किस्मत अच्छी थी कि विजय जैसा नेक दिल लड़का उसे मिला। विजय गरीब था, उम्र में बड़ा था और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर स्वभाव का हीरा आदमी था। वो नेहा को और उसके बूढ़े माता पिता को पूरा देख रेख करता था और उनका कार्यभार संभाला करता था, सम्मान देता था। अपनी बेटी को कम से कम ही सही लेकिन संतुष्ट देखकर मनोहर बाबू और कमला जी को बड़े खुश होते। हालांकि जब भी वो मायके आई तो दोनों भाभी उस पर पूरे घर का काम छोड़ देती थी और उसे बात बात पर जलील करती थी। अपनी बेटी के साथ अपने बेटे बहू का व्यवहार देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। इतना तो वो जानते थे कि उनके मरने के बाद बेटी का मायका खत्म
है तो मनोहर जी चाहते थे कि मरने से पहले ही बेटी को उसका हिस्सा मिल जाए, क्योंकि वे अपने बेटे बहू की नीयत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। पर ऐसा हो ना सके, क्योंकि जब तक मनोहर बाबू अपनी संपत्ति का बंटवारा करते उससे पहले ही वह इस दुनिया से चले गए। इसलिए मनोहर जी खुद अपनी बेटी को कह गए थे कि बेटी, मेरे मरने के बाद अपना हिस्सा ज़रूर लेना। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से रमेश की जोर जोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। नेहा, क्या तुम्हारी माँ को हम अपने घर पर रख रहे हैं? ये काम नहीं है जो तुम आई हो यहाँ पर नेहा कुछ न बोली। तुम प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने पहुंच आई। अगर तुम प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो फिर अपना मायका भूल जाओ। नेहा बोली, भैया ये क्या कह रहे हैं? शायद आप भूल गए हैं, पर मैं नहीं भूली हूँ। ये मेरी अकेले की माँ नहीं है, हम तीनों की माँ है। और माँ की आप कितनी देखभाल करते हैं ये मुझसे छुपा नहीं है। तो मेरे सामने तो ये सब बोलिए ही मत। बबीता बोली, अरे सही तो कह रहे हैं, क्या आपने अपने हिस्से के लिए मायका छोड़ दोगी? सोच लो, तुम्हारी माँ अभी भी हमारे हाथ ही रह रही है। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो भात कौन करेगा? ये सब भी सोच लेना हिस्सा लेने से पहले। नेहा बोली, माफ़ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। छोटे भाई ने कहा, हे भगवान, देखो तो कितनी लालची हो गई है, इसे तो बस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। नेहा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? बाबूजी के मरने के बाद तुम्हारी शादी करवाई और तुम यह सब कर रही हो? बड़े भाई और भाभी को इस तरीके से अपमानित कर रही हो? नेहा बोली, ऐसी कोई बात नहीं कि इज्जत करना ही भूल गई हो। नेहा हंसकर बोली, आपने मेरी शादी कैसे करवाई थी ये मैं क्या मोहल्ले वाले भी नहीं भूले होंगे? याद है मुझे, मेरी माँ और मेरे बाबूजी ने मेरी शादी के कितने ही सपने सजाए थे, पर आप दोनों के लालच ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। खैर छोड़िए भैया, इस घर में मुझे आप लोगों से कितनी इज्जत मिली है मैं भूल नहीं सकती। और आप एक प्रोफेसर हैं और कानून के बारे में तो आपने भी पढ़ा पढ़ा होगा, फिर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता है ना, बेटी का भी पिता की संपत्ति पे बराबर हिस्सा होता है। सुरेश बोला, हाँ होता है, कानून ने अधिकार दिया है। लेकिन नेहा बोली, लेकिन क्या? जो भी साफ साफ कहिए। तभी रेखा आई और बोली, अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं, मैं बता देती हूँ। और तुम्हें हिस्सा किस बात का दें हम? ये हिस्सा तो तुम्हारे ससुराल का हो जाएगा। कल तो तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग से करना होगा, तो हम क्यों करें? तो नेहा बोली, यहाँ तुम्हारी माँ को हम पाल रहे हैं, उनका खर्चा हम उठा रहे हैं, तो क्या सारा खर्चा हम ही करेंगे? नेहा बोली, बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने, आज तक बर्दाश्त करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर अभी सम्मान दिया होता तो शायद मैं ये सब छोड़ देती, पर नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट में आप लोगों के खिलाफ खड़ा क्यों ना होना पड़े। और रही बात माँ की, तो फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊँगी, पर हिस्सा बराबर का ले रही हूँ तो जिम्मेदारी भी बराबर की लूंगी। बबीता बोली, देखो तो इसकी जुबान कितनी चलने लगी है, लगता है पुरानी बातें भूल गई है। नेहा हंसकर बोली, भाभी कुछ नहीं भूली हूँ, आप लोगों ने तो हम माँ बेटी को नौकरों से कम नहीं समझा है, आज तक कभी इज्जत नहीं दी है आप लोगों ने। आप लोगों से क्या ही उम्मीद करना। दीपिता के बीमार पड़ने के बाद जो दिन मैं यहाँ बिताई हूँ ना, वो मैं क्या माँ कभी नहीं भूल पाएगी। और ईश्वर से ज़रूर कहूँगी कि इस बात का एहसास आपको आज ना कल ज़रूर दिलाए। भाई बोला, याद रखो नेहा, इसके बाद तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं होगा। नेहा बोली, सोचिए भैया, ये कैसी विंदवाना है। हमारे समाज की कानून जहाँ बेटी को बराबर का अधिकार देता है, वहीं आप जैसे समाज की कुछ ठेकेदारों के घरों में यदि कोई बहन बेटी अपना बराबर का अधिकार मांग ले तो लोग उसे पचा नहीं पाते। मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों?
अपनी गलती और कमी किसी को नज़र नहीं आई। वही अगर सामने बहन सही ही भी हो तो वो गलत नज़र आती है। अरे किसी भी लड़की को उसके मायके से प्यार और सम्मान मिले न मिले, सब सम्मान और पैसों को वह टाकने भी नहीं आएगी। पर जब भाई और भाभी उसकी माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो उसे भी तो अपनी उपस्थिति का एहसास घर वालों को दिलाना ही होगा। आज तक आप लोगों ने क्या किया है वो हम माँ बेटी अच्छे से जानते हैं, नेहा बोली। बोलने वाली नेहा इस तरह का रूप देखकर बाकी सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ गया था कि नेहा अब चुप रहने वाली नहीं है, और पढ़े लिखे भाई भी जानते थे कि अगर नेहा ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा बराबर का मिलेगा। कुछ दिनों के बाद, काफ़ी मनमुटाव के बाद नेहा को हिस्सा लेने की बात हुई तो बेटी की हिम्मत देखकर कमला जी का भी साहस बढ़ा और उन्होंने भी अपना हिस्सा मांगा। इस बात से दोनों बेटे बहुत हैरान हो गए। नेहा मुस्कुराकर बोली, माँ, काश कि आपने पहले हिम्मत दिखाई होती तो हमारी भी इस तरह घर में इज्जत होती। कि कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। आखिर कार पूरी संपत्ति को 4 हिस्से में बांटा पर उसके बाद नेहा के लिए मायका तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और कमला जी ने भी अपने दोनों बेटों से रिश्ता तोड़ दिया। नेहा उस मायके से कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती थी तो अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, आप सबको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।